भारतीय रेल कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ। लगभग 13 लाख कर्मचारी दुनिया के इस चौथे विशाल रेल नेटवर्क को चलाते हैं। बहुत से लोग सीधे तौर पर इसकी कार्यप्रणाली से जुड़े हैं और कुछ लोग असंगठित क्षेत्र में रहकर इसके लिए काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे उत्पादन और सेवाओं को आपस में बहुत ही दिलचस्प तरीके से जोड़ता है। भारतीय रेलवे देश का इकलौता सबसे बड़ा नियोक्ता है। व्यापार संघवाद पूरी तरह से भारतीय रेलवे में व्यापार संघ की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। परिणाम स्वरूप कार्य संचालन पर नेताओं की जिम्मेदारी और समझदारी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करती है। ये एक महान व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है और वो हैं डॉक्टर एम राघवैया, जिन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी रेलवे और राष्ट्र की सेवा करते देखा है। वो अकेले हैं जिन्होंने समय की गर्त में झांका है और योजनाओं और दृष्टिकोणों के मुश्किल हालात को देखा है, जिन्हें रेलवे का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इस इंसान का जन्म धून नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। जरा इस बारे में सोचिए, धून से दिल्ली तक की उनकी यात्रा कोई आम यात्रा वृत्तांत नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारतीय रेलवे में व्यापार संघवाद की महिमा को दर्शाती है। Sir, you are the oldest and eldest in Indian Railways. I admit that I am oldest and I admit that I am eldest, but there are many people in Indian Railways because Indian Railways is a mini India. Right. Indian Railways consists of employees of 29 states of India. It is a great system, great transportation network serving the nation and transporting people from one end to the other. Sir, is it true that Indian Railways and trade unionism are synonymous with your name? I am a service-oriented fellow. My culture, my habit. मेरा नाम पर्याय है सेवा का, इससे भी ज्यादा कर्मचारियों की दुआओं का। Excellent. God gave me an opportunity to serve the railways and rail workforce. In the process, I completed 6 decades as a railway employee, retired railway employee, and also as the railway trade union leader, being the General Secretary of the National Federation of Indian Railwaymen, functioning from the national capital, New Delhi. Sir, according to you, what is trade union movement? The trade union movement is the struggle jointly being launched by employees of various denominations. They may include not only employees of government sector but also private sector, informal sector, unorganized sector, all come under the definition of unionism. So the unionism is called trade union movement. Our perception is to work towards bringing unity among workers of various disciplines and various sectors. With this perception, we are building up the trade union movement, particularly in railways, generally in the world as well in our country. हालांकि नेता गणों की अपनी उपलब्धियों पर उनके दृष्टिकोण सरल और मामूली हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के मामले में NFIR और इससे संबंधित निकायों की भूमिका बिल्कुल हास्यास्पद है। मिसाल के तौर पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने रेलवे स्टेशन की भारतीय रेलवे के केंद्र बिंदु और प्रेरणा बिंदु के रूप में पहचान की और पिछले 2,800 रुपए ग्रेड को बढ़ाकर स्टेशन प्रबंधक के ग्रेड को 4,200 रुपए कर दिया। ये परिणाम है सही जगह पर सही जोर देकर
एक मुश्किल बातचीत और काम करने का। साल 1957 में रेलवे मंत्रालय ने क्लास 4 प्रमोशन कमेटी की नियुक्ति की, जिसमें NFIR ने एक नीति के तौर पर क्लास 4 के लिए एक सुरक्षित और प्रचार अफसरों का प्रतिनिधित्व किया और 50% वरिष्ठता के साथ यातायात, CNW और लोगों के लिए 10% सालाना इनटेक के साथ अफसरों को प्रदान किया। The major achievements of NFIR, I can reel out the truth. First major achievement was bringing DA formula. और इसी साल DA फार्मूले को सुनिश्चित करने के लिए दास कमेटी का गठन किया गया और अकेला NFIR स्टाफ को प्रस्तुत करने के लिए आगे आया। वर्तमान में वेतन आयोग DA संशोधन की प्रक्रियाएं इन विचार विमर्शों का परिणाम हैं। कोई अन्य फेडरेशन इस विचार विमर्श के पक्ष में नहीं था। आपने व्यापार संघवाद के बारे में पूछा है। व्यापार संघवाद सिर्फ किसी मुद्दे को विरोध करने के लिए नहीं है। ये कभी कभी भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों के हितों को समझने के बारे में भी है। ये 1969 की रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल रिपोर्ट है, जिसे न्यायमूर्ति मियाभाई ट्रिब्यूनल के रूप में जाना जाता है, जिसने स्थायी वार्ता मशीनरी सहित रेलवे कर्मचारियों के कई पहलुओं का निष्कर्ष निकाला। इन विचार विमर्शों के दौरान NFIR की सक्रिय भागीदारी ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। उनमें से खास तौर पर C क्लास के लिए EL क्लासिफिकेशन, चौकीदार, सैलून अटेंडेंट, बंगलो पियन वगैरह के लिए हैं, जबकि रोस्टर घंटों के अलावा ओवर टाइम भत्ता आम वेतन से 1.5 गुना है। फोरमैन को खास अलाउंस दिया गया और वर्कशॉप में फोरमैनों को अपग्रेड भी किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ संगठनों ने दूसरे संगठनों की गतिविधियों को अपनी खास उपलब्धियों के रूप में पेश किया, जबकि ये अकेले NFIR ने ही करके दिखाया। डॉक्टर M रघुवैया की मेन उपलब्धि हमारे क्लास 4 स्टाफ को, जो गैंगमैन हैं, सफाई वाला है, जो आज भी डॉक्टर M रघुवैया को याद करते हैं, उन सब कर्मचारी, क्लास 4 कर्मचारी को डॉक्टर M रघुवैया द्वारा AC में यात्रा करने की जो उपलब्धि NFIR ने दिलाई है, इसके लिए डॉक्टर M रघुवैया की बहुत ही तमाम कैडर्स का कर्मचारी और खासकर गैंगमैन, जिनको रिक्स अलाउंस डॉक्टर दिवाया और मेडिकल स्टाफ के लिए भी डॉक्टर M रघुवैया ने बहुत कुछ कराया। रेलवे यात्रियों और माल ढोने का काम 24 घंटे करता है। इस ट्रिब्यूनल की वजह से ही नाइट ड्यूटी भत्ते की शुरुआत की गई और साल 1972 में एक महत्वपूर्ण विकास देखा गया। वो ये कि B क्लास के फोरमैन के स्केल में संशोधन किया गया और रेलगाड़ियों का दोबारा वर्गीकरण किया गया। HOER यानी रोजगार नियमन के लिए घंटे निर्धारित किए गए और स्टाफ अब व्यापार संघ की छत्र छाया में आ गया था। आकस्मिक रूप से कैजुअल लेबर को न्यूनतम मासिक मजदूरी के 1/30वें भाग की दर से एक निश्चित वेतन दिया जाता था। हर काम अच्छी तरह से किया गया, फिर भी ये एक दूसरे पर निर्भर है। अगस्त 1976 में NFIR ने इसे अपनाते हुए ये पहल की कि ट्राईपार्टाइट रेलवे वर्कर क्लासिफिकेशन ट्रिब्यूनल ने 93 अकुशल व्यापार पदों का कुशल पदों के तौर पर दोबारा वर्गीकरण किया और 50% के ओपन लाइन स्टाफ के साथ साथ सभी वर्कशॉप और उत्पादन इकाइयों के अकुशल कर्मचारियों को अर्धकुशल के तौर पर ट्रीट किया। NFIR हमेशा सच्चा रहा है। इसने कभी भी अनावश्यक दावे नहीं किए। उदाहरण के लिए कुछ संगठनों ने खुद को श्रेय दिया, लेकिन 1974 में NFIR ने रेलवे हड़ताल का बलिदान किया। 1979 में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 272 के लिविंग इंडेक्स की 12 मासिक औसत लागत पर वेतन के साथ DA का विलय हुआ,
पेंशन फार्मूला भी NFIR के प्रयासों की वजह से ही उदार बनाया गया। नवंबर 1979 सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए उनके इतिहास का हिस्सा है। स्ट्राइक नोटिस दे दिया गया। मुद्दा था उत्पादकता लिंक्ड बोनस का। सरकार ने इस पर एक्शन लिया और PLB की प्रणाली को ग्रुप C और तत्कालीन ग्रुप D के कर्मचारियों दोनों के लिए इसे 1 अप्रैल 1979 से लागू किया गया। That productive linked bonus scheme got improved from time to time, and today I am happy to mention that my railway employee is getting bonus at the rate of 7,000 rupees per month through notional calculation, when bonus rate was only 750 in 1979. That 750 I got it improved through NFIR to 7,000 rupees. भारतीय रेलवे में लोकप्रिय दशहरा पूजा के समय हर साल उत्पादकता से जुड़े बोनस को दिए जाने की परंपरा है। और क्यों ना हो, क्योंकि रोल पर कर्मचारी नियमित रूप से श्रम के साथ हाथ मिलाते हैं और भारत के बेहतरीन कार्य करने वाले अपनी कारीगरी का फल पाते हैं। ये वृद्धि 1979 से 2018 तक देखी जा सकती है। ये NFIR के प्रयासों का ही नतीजा था कि 2008 के दौरान बकाया बोनस का भुगतान किया गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल किया जाना शेष है। इसलिए रेल अपनी नियत गति से दौड़ती है। NFIR के PNM आइटम नंबर 12 को जबरदस्त कामयाबी मिली, जिससे बोर्ड द्वारा 31 जुलाई 2017 को बोनस की प्रति घंटा दरों को संशोधित किया गया। सितंबर 1991 के दौरान एक भविष्य के फार्मूले पर काम किया गया, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को कर्मचारियों के लिए सुरक्षित किया गया। कई श्रेणियों के कर्मचारी पदोन्नति के अभाव, पदों की समाप्ति और बेंचमार्किंग की वजह से परेशान थे। ये वो समय था जब भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा था। फिर भी NFIR ने तेजी से काम किया और निश्चित करियर प्रगति की योजना को सुनिश्चित किया, जिसमें 12 और 24 साल के 2 वित्तीय अपग्रेडेशन वजूद में आए। इसी तरह MACPS संशोधित अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम हासिल की गई, जिसने कई विसंगतियों को जन्म दिया, जिसकी चर्चा कई मंचों पर की जा रही है। नियत समय में लेखा और चिकित्सा विभाग में पुनर्गठन किया गया। सन 2016 में खास तौर पर तकनीशियनों का पुनर्गठन किया गया। साल 2001 में भारतीय रेलवे के संरचनात्मक लोकाचार और भारतीय रेलवे के निजीकरण के लिए श्री राकेश मोहन के तहत एक समिति की नियुक्ति के सरकार के फैसले के बीच एक विरोध उत्पन्न हुआ। ప్రైవేటీకరణకు మనం వ్యతిరేకం, ప్రైవేటీకరణ రానియం। NFIR द्वारा इस रिपोर्ट का जी जान से विरोध किया गया और भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहा। समिति की अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया और NFIR भारतीय रेलवे की आत्मा को बनाए रखने में सफल हुआ, जो भारत का गौरव है। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने भारतीय रेलवे के लेखा विभाग को कनिष्ठ लेखा सहायकों के लिए कम वेतन देने की सिफारिश की थी, लेकिन NFIR के संघर्षों के चलते एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और पूरे लेखा विभाग के लिए संशोधित वेतनमान 19 फरवरी 2003 से लागू किए गए। ये 2006 का साल था। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति की मुख्य मांग के साथ
20 सूत्री मांगों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया। इस तरह जो 5 मांगें पूरी हुईं, वो न केवल भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी थीं। छठे केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया। रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रोफॉर्मा पदोन्नति को अंतिम रूप दिया गया। रनिंग स्टाफ और अन्य परिचालन श्रेणियों के काम के घंटों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की गई। आकस्मिक कैजुअल लेबर सेवा को पूर्ण रूप से अपनाने पर सहमति हुई। वेतन के साथ डीए के विलय के कारण प्रोत्साहन बोनस के लिए सूत्र तैयार करने पर सहमति हुई। अक्टूबर 2009 के दौरान रेलवे बोर्ड महंगाई भत्ते के 50% विलय पर प्रोत्साहन बोनस की दर को संशोधित करने पर सहमत हुआ। हर एक रेलवे कर्मचारी को धीरज के साथ काम करना पड़ता है। खतरनाक परिस्थितियों में काम करते रहना कोई आसान काम नहीं। हालांकि सेवानिवृत्ति की उम्र तक तय नहीं हुई है। परिवार के हितों की रक्षा करते हुए भला कोई हार कैसे मान सकता है? My track maintainer is not in a position to work with a greater commitment and skills when he attains the age of 50 years. My loco pilot cannot hold the regulator of locomotive when he attains the age of 50, 51, 52, 53 years. Although they wanted to work, their body and mind prevents them from performing duties efficiently. If they are allowed to continue, accidents will take place. Public will die. So, they should be allowed to retire. So, for retirement purpose, a motivational package is required. I explained. NFIR ने एक अभिनव योजना को तैयार किया और साल 2010 में रेलवे बोर्ड को सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा करनी पड़ी। इसे सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार के लिए लार्जेस्ट यानी लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम। लेकिन NFIR ने माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लागू करवाकर बोर्ड पर जीत हासिल की, जिससे SCR, NR और NFR के कई कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ। Thereafter, I fought with the railway board. Now I got a committee constituted to again bring a new scheme so that my railway employee can retire voluntarily. His son or daughter can get the appointment automatically. ये भारतीय रेलवे की सुरक्षा श्रेणी के कई कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुई। ये बीमा और किसी भी श्रमिक के लिए बीमा और आश्वासन दोनों है। With greater commitment, forgetting my family, forgetting my children, who are my family? Railway employees are my family. He feels that he is the most beloved leader of the Indian Railwaymen. भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमें ऐसा डॉक्टर राघव जी से जनरल सेक्रेटरी दिया है। With the blessings of working class, I am able to work with a greater commitment and devotion. sir, you look absolutely fit. What is the secret behind your fitness? I derive pleasure. Suppose one poor employee is suffering. If I fight and get him job, I get elated as though I got job, I got reward. That happiness, mental happiness probably has made me to be fit and fit to work. You are very busy in your life, busy in your work. How do you motivate yourself? I learned the characteristics and dedication of some great leaders under whom I worked also. One legendary personality, Keshav H. Kulkarni, was the General Secretary of the National Federation of Indian Railwaymen. Very knowledgeable person,
and dedicated person. I used to observe his working, his presentation, his discussion, his knowledge level. More I work, more I face the pitfalls. I gain experience that how to overcome the pitfalls. That is how I got motivated myself. Motivation by my wife also is a contributory factor. Her motivation means she left me totally for the cause of people. She never cursed me. She never pursued grudge on me. She worked as a slave. A slave confined to the four walls of the house, looking after the children and leaving me to the people and not getting worried about my options. ఆయన ఎంచుకున్న రంగాన్ని నేను ఆయనకు సపోర్ట్గా నిలిచిన తర్వాత ఆయన ఎటు వెళ్ళినా కూడా ఆయన లేరనే ఫీలింగ్ నేను లేకుండా ఆయన పనిలో ఆయన నిమగ్నమయ్యారు. కాబట్టి నేను ఇల్లును పిల్లలను తర్వాత ఈయన బంధువులు అక్కలు చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు మా వాళ్ళు అందరినీ కూడా నేను సమంగా చూసుకుంటూ మెయింటైన్ చేశాను. Excellent. Sir, what is the secret of your time management? How you manage your time? Previous night, after dinner, I coolly think over for 1 hour. First clear all pending files. Then next day morning onwards, what should I do? Morning time, I take half an hour to contact various people on telephone to make them get alerted for their daily activity of serving the people. Thereafter, interaction with people or meeting the administration and meeting various categories of staff and addressing the meetings. People come to me that I can sincerely consider their grievance, their problem and try to see that their problem is resolved. In between, my time schedule gets broken because of this. Despite this, I give priority to the people who reach me, first attend on them, little reschedule my program and manage. This is everyday's affair. एक विनम्र व्यक्ति, एसएससी पास डॉक्टर एम राघवैया, जो सिर्फ NFIR एक राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव नहीं बल्कि खुद अपने आप में एक संस्था हैं। Power of sensitivity is great, his understanding is great, and he has a very good quality of placing things on paper nicely. He is a person who has a empathy in a great way, and I am proud that मैं उनके साथ में 50 साल से रह रहा हूँ, उनके साथ काम किया है हर लेवल पर। मैं अभी 15 साल से लगभग 15 साल से मैं NFIR का अध्यक्ष हूँ, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं। मुझे गर्व है कि NFIR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एम राघवैया हैं। NFIR इकलौता ऐसा संघ है जो सत्यवादी, विश्वसनीय और विश्वास योग्य है। NFIR एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों के लिए जीवन बीमा प्रदान करता है और दावों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करता है। NFIR में 17 घटक हैं। NFIR अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ITF में और राष्ट्रीय स्तर में INTUC से संबद्ध है। तमाम रेलवे कर्मचारी डॉक्टर एम राघवैया के साथ हैं और आने वाले चुनाव में तमाम कर्मचारी NFIR को विजय दिलाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। And the bottom line, I would like to share that we can vote for such a person, such a legendary person, such a fatherly figure person and a family member who got such a wonderful wholehearted, who can solve so many grievances for the further years. We can see a greenery organization for the further railways. దయచేసి ఇలాంటి నాయకుని మనం గెలిపించుకొని మద్దతు ఇచ్చి మనం నడవాల్సిన అవసరం చాలా ఉందని భావిస్తున్నాను। मैं सभी से निवेदन करता हूं रेलवे एम्प्लॉइज से कि राघवैया साहब को सपोर्ट करें और उनका सर्विसेज जो और
आने वाले दिनों में हम पाएँ। So I request all the people of Indian Railways to vote for Shri Raghavaya and in turn NFIR. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ NFIR ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು சப்போர்ட் ಮಾಡಬೇಕು. NFIR கண்டிப்பாக எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். அதன் மூலயமா ராகவையா சார் சப்போர்ட் ஆகுது. அகில இந்திய ஊழியர்களும் முன்னேறத்துக்கும் அண்ட் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய ஒரு நியாயமான கோரிக்கைகள் முன்வைக்கவும் நியாயமான கோரிக்கைகள் தீர்க்கவும் NFIR போராடும். भारतीय रेल में काम करने वाले भाइयों को बहनों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे कर्मचारी कोऑर्डिनेशन से काम करके भारतीय रेल को मजबूत किया, एफिशिएंसी इम्प्रूव किया, उत्पादन इम्प्रूव किया, आमदनी भी इम्प्रूव किया। वर्ष 2023-24 में भारतीय रेल 1590 मिलियन टन फ्राइट रवाना करके पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये चरित्रात्मक अचीवमेंट रेल कर्मचारी की निष्ठा से हुआ। इसका फलित भी अच्छा है और रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। समस्या है, बहुत समस्या है। हर कैटेगरी में काम करने वाले बहन भाई लोग आज समस्या फेस कर रहे फील्ड में। 340 कैटेगरी में काम करने वाले 12,70,000 कर्मचारी के हित में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR दिन प्रतिदिन स्ट्रगल कर रहा है। आपका इश्यूज टेकअप करके फलित लाने का प्रयास जारी है। पिछले 7 डिकेड्स में NFIR ने बहुत इश्यूज टेकअप किया। यह संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं महंगाई भत्ता के बारे में 2 शब्द बोलेगा। 1964 में ये महंगाई भत्ता का सिस्टम नहीं थी, फॉर्मूला नहीं थी। जब कर्मचारी का तनख्वाह नुकसान हो रहा है मार्केट का प्रभाव से, वो टाइम पे हमारा NFIR भारत सरकार लेवल पे डिमांड करके DA कमेटी लाई। DA कमेटी के सामने एविडेंस दिए, पूरा एविडेंस मार्केट का परिस्थिति, अनाज का रेट, गेहूं का रेट, चावल का रेट और सब्जी का रेट, ये बेसिस पे कर्मचारी मिनिमम लिविंग के लिए उसे कॉम्पनसेशन कितना मिलना है, मार्केट प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए महंगाई भत्ता सिस्टम लाने का ये फार्मूला के लिए NFIR एक रचनात्मक मेमोरेंडम बना के DA कमेटी के सामने रखी। उसका फलित मिली 1965 में DA कमेटी का रिपोर्ट आ गई। वो DA फार्मूला बेसिस पे आज भी 1965 से आज तक ये महंगाई भत्ता अंडर DA फार्मूला हर कर्मचारी को हर साल जनवरी में, जुलाई में ये महंगाई भत्ता मिलने का एक वैसे विधान पर निर्णय भारत सरकार से NFIR लाई। कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, कारण क्या? DA कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए। DA कमेटी रिपोर्ट में क्लियरली DA कमेटी का चेयरमैन दास जी ने क्लियरली लिखा है, NFIR आर्ग्यू की, एविडेंस दी, NFIR के एविडेंस से ये महंगाई भत्ता का फार्मूला हम फॉर्मुलेट करके सरकार का सामने रखे, ये रिपोर्ट में है। बहनों भाइयों याद रखिए, ये NFIR का निष्ठा से, NFIR का कमिटमेंट, NFIR के एविडेंस से ये फल मिली। आज भी हमारा रिटायर्ड पेंशनर डियरनेस रिलीफ लेते और सर्विंग कर्मचारी को भी महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये सदा रहेगी, जब तक भारत है तब तक ये महंगाई भत्ता का फार्मूला कंटिन्यू होगी। और साथ साथ में इम्प्रूवमेंट के लिए, कर्मचारी का कैरियर इम्प्रूवमेंट के लिए
सर्विस कंडीशंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए एनएफआईआर ने बहुत समस्या टेकअप की। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं उदाहरण, कोर कैटेगरी है, लोको पायलट कैटेगरी, स्टेशन मास्टर कैटेगरी, पॉइंट्समैन कैटेगरी, इंजीनियर्स कैटेगरी, टेक्नीशियन कैटेगरी, सिग्नल एंड टेलीकॉम कैटेगरी, बहुत कैटेगरी फील्ड में दिन रात काम करते रहते। ये कर्मचारी फील्ड में काम करते, जब क्लाइमेट कन्वीनियंट है लेकिन काम करते रहते, बारिश में काम करते, ठंड में काम करते, गर्मी में काम करते, गाड़ी चलाते, एफिशिएंसी मेंटेन करते, पटरी मेंटेन करते। एक क्रम में हमारा कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे गाड़ी मारी मर गया, ये ज़्यादा डेथ हो गई, ये भी समस्या है। ये संदर्भ में कर्मचारी का रक्षा के लिए भी हम टेकअप किया। रक्षक एक नया इंस्ट्रूमेंट लाने का डिमांड एनएफआईआर ने रखी, रेल मंत्रालय अग्री कर ली, अभी वो फाइनल नहीं हुआ, आज का तारीख में पेंडिंग है। और समस्या बहुत समस्या है, बहुत समस्या को समाधान मिली, फलित मिली, लेकिन और भी बहुत समस्या है। एनएफआईआर कर्मचारी के हित में क्या की, ये बोलने के लिए मैं उदाहरण आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए 2 शब्द बोलेगा। आप दया करके जस्टिस मियाँबाई ट्रिब्यूनल का अवार्ड रिपोर्ट पढ़िए। जब रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय एनएफआईआर डिमांड अग्री नहीं की, ड्यूटी आवर्स कम करने के लिए 12 घंटा ड्यूटी रद्द कराने का हमारा डिमांड अग्री नहीं की, हम डिमांड किया, हमको चाहिए एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करिए, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट जज वरना सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करिए। बाद में सरकार मान ली। पूर्व प्रधान जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात जस्टिस मियाँबाई जी नेतृत्व में रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल 1969 में कॉन्स्टिट्यूट किया भारत सरकार। 2.5 साल ये जस्टिस मियाँबाई ट्रिब्यूनल के सामने एनएफआईआर ने HOER में परिवर्तन लाने के लिए, ड्यूटी आवर्स कम कराने के लिए, ओवर टाइम रेट इंप्रूव कराने के लिए और कर्मचारी का रेस्ट इंप्रूव करने के लिए हम एविडेंस दिए। हमारा गेट कीपर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला गेट कीपर, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला गेट कीपर, हमारा स्टेशन मास्टर, हमारा लोको पायलट, वर्किंग कंडीशंस, कितना कठिन परिस्थिति में काम करता रहता, वो सस्टेन्ड अटेंशन ऑल थ्रू आउट ड्यूटी में रिपोर्ट किया, फिर साइन ऑफ करने तक, ड्यूटी से रिलिंक्विश होने तक वो कंटिन्यू सस्टेन्ड अटेंशन, एकाग्रता से वो काम करने का ड्यूटी वो उसका कर्तव्य बनता है। ये क्रम में वो कर्मचारी का मानसिक स्थिति डिटेरिएट हो जाएगी, शारीरिक स्थिति भी डिटेरिएट हो जाएगी। ये पॉइंट पे वेटेज देना पड़ेगा। ये पॉइंट अब रखे थे। मियाँबाई ट्रिब्यूनल अवार्ड मिली 1972 में। वो अवार्ड पार्लियामेंट अप्रूवल लेके हम अमल कराए। उसका फ़ायदा आज भी हमारा भाई लोग को, बहन लोग को मिली। जब एक्स्ट्रा काम किया, ड्यूटी रोस्टर से ज़्यादा काम किया, तनख्वाह में 1.5 गुना ओवर टाइम अलाउंस देने का रेलवे बोर्ड से एनएफआईआर 5 तारीख दिसंबर 1974 में ये आदेश लाई, उसका बेनिफिट मिली। लेकिन आज भी 12 घंटा ड्यूटी और 10 घंटा ड्यूटी है। ये रद्द कराने का एजेंडा एनएफआईआर टेकअप की, ये हम फॉलोअप करेंगे, ये जल्दी से सॉल्व करेंगे। हर कर्मचारी के हित में, हर कर्मचारी भी वो मेंटल पीस से काम करने का के लिए वर्किंग कंडीशंस में परिवर्तन लाने का इश्यू में हम टेकअप किया। आप एक दफ़ा एनएफआईआर का एजेंडा पढ़ेंगे, आप गर्व से बोलेंगे एनएफआईआर हर कैटेगरी हित में इश्यू टेकअप किए।
भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर 2,60,000 है। ये कर्मचारियों को पदोन्नति का मौका नहीं थी। 6th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट के बाद में ये कर्मचारी 94% रिक्रूटमेंट ग्रेड पे आ गए। NFIR ने लड़ी, ऑल इंडिया GMs कॉन्फ्रेंस में NFIR ये पॉइंट रखी, उसका बेनिफिट मिली। आज का तारीख में हमारा ट्रैक मेंटेनर भाई बहन वो लोग लेवल 5 तक 7 सेंट्रल पे कमीशन पे लेवल 5 तक वो लोग का पदोन्नति का मौका मिली, लेकिन वो भी पूरा न्याय नहीं मिली। हम 4200 ग्रेड पे लाने के लिए, लेवल 6 लाने के लिए हम डिमांड टेकअप किया। साथ साथ में LDC ओपन टू ऑल भी हम टेकअप किया। बहुत समस्या है, ये समस्या सॉल्व करने का कर्तव्य बनता है NFIR ये इश्यूज पे जरूर लड़ेगी। आपको रक्षा करने के लिए, आपका पदोन्नति और भी इम्प्रूव करने के लिए सदा ये स्ट्रगल करती रहेगी, एफर्ट्स करती रहेगी। भारतीय रेल में हर कर्मचारी का डिवोशन से वर्ष 2023-24 में 1590 मिलियन टन माल रवाना करके भारतीय रेल पुराना हिस्ट्री तोड़ देगी। कभी भी नहीं थी इतना बेस्ट परफॉर्मेंस भारतीय रेल अचीव की। ये क्रेडिट जाएगी हमारा 12,60,000 रेल कर्मचारियों को ये क्रेडिट जाएगी। लेकिन हर कर्मचारी आज टेंशन में है, कारण वर्कलोड बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई, लीव नहीं मिलती, पीरियाडिक रेस्ट नहीं मिलती और इमरजेंसी में भी लीव लेने में दिक्कत है। नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया, नया एसेट्स निर्माण किया, 11,000 किलोमीटर नया पट्टी निर्माण किया, 94% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आ गई, नया वर्कशॉप्स एस्टेब्लिशमेंट किया, सिग्नलिंग यूनिट्स इंस्टॉल किया, टेलीकॉम यूनिट्स इंस्टॉल किया। पिछले 5 साल में एसेट्स इंप्रूव किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही एसेट्स आ गई। लेकिन ये संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने नया पोस्ट सैंक्शन नहीं की, कारण भारत सरकार का बैन लगा दिया। ये बैन रद्द कराने के डिमांड हम टेकअप किया, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे ये डिमांड हम रखे। 26 तारीख जून 2021 में ये डिमांड मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को सामने लाया। 24 तारीख अगस्त 2024 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मैं मिला था, वो टाइम पे ये रेलवे में एफिशिएंसी इम्प्रूव किया हमारा कर्मचारी, लेकिन हर कर्मचारी का वर्कलोड बढ़ गई। नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया, नया एसेट्स निर्माण किया, नया सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया, वंदे भारत गाड़ी तैयारी किया, वंदे भारत गाड़ी चल रहा है, लेकिन नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया। ये मेमोरेंडम भी प्रधानमंत्री जी को मैं 24 तारीख अगस्त 2024 प्रधानमंत्री का कोठी में जब मिला था, मैं प्लेसमेंट किया। ये रेलवेज में नया पोस्ट सैंक्शन कराने के लिए बैन रद्द करा के नया पोस्ट सैंक्शन कराने का काम बाध्यता NFIR का है। हम ये इश्यू पे लड़ेंगे और नया पोस्ट लाएंगे। वर्कलोड कम कराने का हमारा ड्यूटी है। ये संदर्भ में मैं हर कर्मचारियों को विनती करता हूँ, आप NFIR को मजबूत करिए, NFIR यूनियन को ताकत दो, NFIR यूनियन के साथ में चलो। NFIR यूनियन आपको सेवा करने के लिए सदा रहेगी। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका साथ चलने वाला हूँ। जो लोग मेरे से मिले, मुझे वो लोग देखे मेरा संस्कृति हर कर्मचारी के लिए, जो कर्मचारी लोअर ग्रेड में है वो कर्मचारी का समस्या निवारण के लिए सदा प्रयास करने का मेरा कर्तव्य बनता है। ये संकल्प लेके मैं काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगी। धन्यवाद।